बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात से मजबूर होकर मैंने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया, मगर इलाका छोटा होने की वजह से मुझे कहीं भी वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहती थी। हमारे इलाके के लोग हमारी ही तरह गरीब थे। वो मुझे ट्यूशन की ज़्यादा फीस नहीं दे सकते थे, जबकि मेरे अखराजात ज़्यादा थे। फिर मेरी एक सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि मैं होम ट्यूशन क्यों ना करूँ। आजकल के हालात की वजह से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों को घर पर ही रखना बेहतर समझते हैं। मैंने इस बारे में और जानकारी ली तो सब लोगों ने मुझे यही मशवरा दिया कि घर जाके पढ़ाना बेहतर रहेगा और इस चीज़ के मुझे पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई। एक दो जगह मैंने अपने जानने वालों से बात की कि अगर किसी को होम ट्यूशन की ज़रूरत है तो वो मुझसे रब्ता करें। जल्द ही मुझे इस बात का जवाब मिला जब मुझे एक अच्छे खाते पीते घर से होम ट्यूशन की ऑफ़र आई। शुरू शुरू में तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या क्या चीज़ें उनके सामने बतौर शर्त रखनी है, मगर मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने घर की वाहिद कफ़ील हूँ और ये काम मैं सिर्फ उजरत के लिए कर रही हूँ। इसके बदले में मैं अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करूँगी और आपके बच्चे को मुकम्मल दिलजोई से पढ़ाऊँगी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, नौकरी शुरू हो चुकी थी। मैं शाम 4 बजे से 7 बजे तक उस बच्चे को पढ़ाती थी। शुरू शुरू में वो बच्चा मुझसे काफ़ी अजीब तरीके से बात करता था। उस घर में सिर्फ एक औरत और एक लड़का था। लड़का काफ़ी खुशमिजाज था। उसकी माँ ने बताया कि ये मेरा इकलौता बेटा है। इसके वालिद दूसरी कंपनी में काम करते हैं जो कि शहर से दूर वाक़ है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, मुझे होम ट्यूशन की अच्छी फ़ीस मिल रही थी। मुझे वहाँ पढ़ाते हुए 15 दिन गुजरे जब अचानक एक दिन मैंने देखा कि जिस बच्चे को मैं काम करवाती हूँ उसके होमवर्क पर अजीब अजीब लाइनें डली हुई थी जिनका मकसद मुझे समझ में नहीं आया। मैंने समझा कि शायद बच्चा क्लास में फ़रागत के वक्त ये काम करता होगा, लेकिन एक दिन अचानक मैंने उसकी किताब पर अजीब अजीब शक्लें भी देखी और ये बात जब मैंने उसकी वालिदा को बताई तो उन्होंने कहा कि उसका रुझान मुसव्वरी की तरफ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इब्तदाई तालीम हासिल कर सके ताकि बाद में आगे जाकर फैसला करे कि इसे क्या हासिल करना है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा मानना है कि बच्चे को जिस चीज़ का शौक़ हो उसे वही करने देना चाहिए। इस बात पर उस औरत ने कहा, नहीं, जो मैंने कहा है आप भी वही करें। इसको आइंदा के लिए मना करें कि इस किस्म की चीज़ों से दूर रहे। अचानक उस औरत का लहजा मुझसे तल्ख हो गया था। हालांकि वो काफ़ी अच्छे मिजाज की औरत थी, मगर खैर मैंने इस बात को ज़्यादा गौर से नहीं सुना और उस बच्चे को समझाया कि तुम फ़िलहाल मैट्रिक तक अपनी तालीम हासिल करोगे, उसके बाद आगे देखना कि तुमने क्या करना है। वो बच्चा ज़्यादा बोलता भी नहीं था, शायद खुद तक महदूद रहता था। खैर, उस दिन के बाद मुझे उसकी किताब पर ऐसी कोई लाइन वगैरह कुछ नज़र नहीं आया। वो बुध का दिन था जब मैं अपने घर से जाने के लिए निकल रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मैंने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, मगर यह आवाज़ मुझे उस बच्चे की लगी जिसको मैं रोज़ पढ़ाने आती थी। अगले दिन जब मैं आई तो मुझे हैरानी हुई कि वो बच्चा जिसको मैं रोज़ पढ़ाने आती थी उसको कल रात से बुखार है और वो आज ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। मैंने उसकी माँ से कहा कि मैं उसकी खैरियत पूछ लेती हूँ, जिस पर उसने बहुत अजीब जवाब दिया कि वो सो रहा है और तुम कल भी मत आना, 2 दिन बाद आकर इसे पढ़ा लेना। वैसे तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं खामोशी से उस घर से निकलती चली गई कि कल तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। शायद मौसम का असर होगा, है भी तो वो इतना नाजुक, मगर है बहुत प्यारा। मैं घर आई तो अम्मा को खांसते देखा। फिर ख्याल आया कि मैं उसके लिए दवाई लाना तो भूल ही गई हूँ। मैं उल्टे कदम घर से बाहर निकली। जैसे ही मेडिकल स्टोर से मैं दवाई लेकर उतरने लगी, अचानक मेरा तवाज़ुन बरकरार न रह सका और मैं गिर गई। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे हैरत हुई। सामने वही औरत खड़ी थी जिसके बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। यह औरत काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी और जिस मेडिकल स्टोर से मैं दवाई ले रही थी वो एक मामूली सा स्टोर था। मैं उनसे पूछे बगैर न रह सकी कि आप यहाँ इस जगह, खैरियत तो है? मगर शायद उसको मेरा यह सवाल करना बुरा लगा। वो एकदम से बोली, क्यों, क्या हुआ है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरे आने पर कोई पाबंदी है? मैंने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको पहले यहाँ देखा नहीं। आज आप खैरियत से आई हैं? क्या हुआ, आपके बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? इस बात पर उस औरत ने कहा, तुम बोलती बहुत हो, कम बोला करो, और मेरे साथ से होकर गुजर गई। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। यह औरत कैसे गलत मिजाज की मालिक थी, कभी इतनी अच्छी और 2 दिन से इतनी तल्ख होती जा रही थी। घर आई तो अम्मा ने मुझे सोचों में गुम देखकर पूछा, क्या हुआ नेकबख्त, कोई बात है क्या? मैंने कहा, अम्मा कुछ नहीं, जिस औरत के बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ वो मुझे मेडिकल स्टोर पर मिली थी। उसका मिजाज बहुत तल्ख है
न जाने अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं, पैसे तो कमाने लग जाते हैं, जबकि अपने बच्चों को एहसास कमतरी के समंदर में डूबने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, अरे मेरी बेटी, यही तो दौलत की बात है। अगर एक बार इसकी हवस लग जाए तो सारे रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ जाते हैं। एक बेचैनी सी होने लगती है कि किसी तरह पैसा मिल जाए। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बेचैनी हुई कि अपनी ही औलाद से बागी हो जाना बेहतर लगता है। अगर कोई औलाद की तवज्जो अपने ऊपर मबजूल करवा ले या औलाद के लिए सगा बन जाए तो इन लोगों को ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा मुस्कुराकर बोली, यही बात है मेरी बच्ची, मैं यही समझा रही हूँ तुझे कि ये लोग दौलत के साथ साथ लोगों को भी अपने वास्ते करना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद ये होता है कि हमें दौलत मिल गई तो हम सब पर हुक्मरानी कर सकते हैं। मैंने कहा, अम्मा, हमें अल्लाह ने गरीब बनाया, लेकिन कम से कम रिश्तों की कदर करना तो सिखाया है। अम्मा ने फ़कत मुस्कुराने पर एक दफ़ा किया। वक्त का काम है गुजरना, और गुजर रहा था। वो पीर का दिन था जब मैंने देखा कि वो बच्चा जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ गायब दिमागी से किताब को देख रहा था। मैंने उससे ज़रा गुस्से से कहा, क्या करते हो तुम? तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई की तरफ? मैं कब से तुमसे एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रहे। उस बच्चे ने कहा, मैं अगर आपको जवाब दूंगा तो आप खुश हो जाएंगी, और ये बात मेरे लिए सही नहीं होगी और मेरी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। मैंने उस बच्ची को कहा, तुम क्यों इतनी गहरी बातें करते हो जो मेरी समझ से बालातर हैं? मुझे आसान लफ्ज़ों में समझाओ कि क्या कहना चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं थक गया हूँ, कल पढ़ेंगे। मैंने कहा, मगर तुम्हारा तो अभी होमवर्क भी मुकम्मल नहीं हुआ। जिस पर उस बच्चे ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि इतना बहुत है, आप क्यों इतनी बहस करती हैं? मैंने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ और उस्ताद माँ की जगह होती है, तो मुझसे इस तरह से बात न किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर उस बच्चे ने कहा, खबरदार, आपने खुद को मेरी माँ कहा तो। आप बहुत अच्छी औरत हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मेरी माँ की जगह आप नहीं ले सकती। मैंने गौर से उस बच्चे को देखा जिसकी आंखें और ज़बान एक जैसा नहीं बोल रही थी। कुछ तो था। मैं अपनी चादर से निकाब करती हुई बाहर निकली तो मेरा सामना उसकी माँ से हुआ। मैंने उन्हें देखकर सलाम किया तो उस औरत ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, यह तुम्हारी इस महीने की एडवांस फीस है और कल छुट्टी है, हमें किसी दावत पर जाना है तो परसों आ जाना। मैंने ज़रा नरमी से कहा, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर परसों से आपके बेटे के टेस्ट शुरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर फरागत मिली तो जो मैंने पढ़ाया है वो भी भूल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो वो औरत हत्ते से उखड़ गई और बोली, बीबी क्या हो गया है? ऐसा क्या ये डॉक्टर ही पढ़ रहा है जो एक दिन की छुट्टी करने से इसका नुकसान हो जाएगा? और तुम ज़्यादा माँ न बनो इसकी, इतना भी गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो शर्मिंदा सी हो गई। कितनी तल्ख बोलती थी वो औरत। मुझे वहीं खड़ा छोड़कर वो औरत अंदर जा चुकी थी। सारे रास्ते मैंने यही सोचते हुए दिल पक्का कर लिया कि आइंदा के बाद अमीर लोगों के किसी भी मामले में नहीं बोलूँगी। अगर वो बच्चा फेल होता है तो होता रहे, मगर मुझे इस बात का अफसोस था कि वो बच्चा ज़हीन था और उसको थोड़ी सी तवज्जो देने से ही कामयाबी हासिल हो सकती थी। लेकिन उसकी माँ ही ऐसा नहीं चाहती थी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं आगे की जानिब जा रही थी जब अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पुकारा है। मैं रिक्शे में बैठी जा रही थी। अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पुकारा है। इस पुकार से मेरा दम घुटता हुआ महसूस होता था। मैंने रिक्शा रुकवाया और उतर कर देखा तो कोई भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार यही वहम हो रहा था जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और ऐसा सिर्फ उस वक्त होता जब मैं उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर जा रही होती थी। शायद अम्मा मेरे घर पर इंतज़ार कर रही होती थी, इसीलिए मुझे ये लगता था। लेकिन मेरा दिल इस बात से भी मुतमईन नहीं हुआ कि ये फ़कत मेरा वहम है। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी जब अचानक एक बौछार आ गया। मुझे लगता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी वक्त आएगा। अगले दिन जब मैं उस बच्ची को पढ़ाने के लिए उसके घर गई तो एक आदमी को देखकर मुझे हैरानी हुई। वो आदमी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने अपनी चादर को सर पर ले लिया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आज से पहले कभी उस आदमी को घर में नहीं देखा था। मुझे तशवीश में मुब्तला देखकर मेरे शागिर्द ने कहा, मैम, ये मेरे वालिद हैं जो कि दूसरे शहर में काम करते हैं। मेरे कुछ आसाब नॉर्मल हुए, वरना मैं तो डरी गई थी कि न जाने ये कौन शख्स है जो कि इस वक्त घर में मौजूद है। और जितनी बेफिक्री से वो यहाँ बैठा था, मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी यही शक पड़ता। खैर, वो लोग वहाँ बैठे थे। मैं बच्चे को बैग लाने का कहकर दूसरे कमरे में आ गई। चूँकि मुझे यहाँ तकरीबन 2 महीने हो गए थे उस बच्चे को पढ़ाते हुए,
इसीलिए मैं अच्छी तरह जान गई थी कि वो लोग अगर लिविंग रूम में बैठे हैं तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर पढ़ा सकती हूँ। मैं और वो बच्चा पढ़ रहे थे जब अचानक वो शख्स कमरे में आकर बैठ गया। मुझे उसका बैठना बहुत अजीब लगा। उसने मुझे सलाम किया, जिसका मैंने नरमी से जवाब दे दिया। उस शख्स ने पूछा कि मेरा बेटा आपको तंग तो नहीं करता? इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी जा रही है, यकीनन आप अपनी तनख्वाह की अदायगी अच्छी तरह कर रही हैं। मैंने कहा, जी सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं पैसे इसी चीज़ के लेती हूँ। उसने बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखा, जो कि मैं पहचान गई थी। अचानक उस कमरे में वो औरत आ गई। वो सीधा अपने शौहर से मुखातिब हुई और उसे लेकर चली गई। मुझे ये अमीरों की मंतकी समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं और बच्चा बैठे अभी पढ़ाई कर रहे थे जब दोबारा वो शख्स उस कमरे में आया और बोला, मिस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप यहाँ से चले जाते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। मेरी बात सुनकर अचानक उस शख्स के चेहरे का रंग बदला, मगर वो कमाल ज़ब्त से ये बातें सह गया। आखिर को मैं मजबूर थी, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती थी। मैं अभी उसी दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो शख्स गया था कि अचानक मुझे वही पुकार जो मैं 3 दफ़ा पहले सुन चुकी थी, वही सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बच्चा जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी वो इसी अंदाज में मुझे आवाज़ें लगा रहा था, जबकि मुझे बहुत ही खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा, क्या हो गया है? मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? उस बच्चे ने कहा, आपको इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि आप मेरी मदद। अभी वो इससे ज़्यादा बोलता कि वो औरत वापस कमरे में आई और वो बच्चा खामोश हो गया। मैंने ये बात महसूस कर ली थी और चाहकर भी पूछ न सकी कि तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो। उस औरत ने कहा, मिस, बुरा मत मानिएगा, मैं और मेरा शौहर बच्चे के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। मेरा शौहर बहुत अरसे बाद वापस आए हैं, तो आप कल आ सकती हैं इसे पढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं भी जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर घर से निकलते ही मुझे फिर से वो पुकार महसूस हुई। मैंने इस बार पलट कर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि वो बच्चा जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपने घर की छत पर खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैं समझ गई और एक बात का तहैया कर लिया कि कल हर हाल में उसकी पुकार का मकसद जान कर रहूंगी। मगर ये बात मुझे उस औरत से छुपानी थी, क्योंकि उस औरत के सामने मेरा शागिर्द काफ़ी चुप चुप रहता था। शायद बाप की दूरी की वजह से वो ऐसा हो गया है। हाँ, आज मैंने उसे अपने बाप के साथ मुस्कुराते देखा, जबकि वो बच्चा ज़्यादातर संजीदा ही रहता है। शायद वो औरत उसे सख्ती में रखती हो, या शायद मुझे ये ख्याल पेश आया कि ये औरत उसकी सगी माँ ही ना हो, सौतेली माँ हो। मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानती ही क्या थी, फ़कत इतना कि उसका शौहर दूसरे शहर में काम करता है और ये औरत खुद किसी कंपनी में काम करती है, बस इतना ही। और 2 महीने में मैंने किसी भी हमसाए को उनके घर आते जाते नहीं देखा था। कभी कभी एहसास होता था कि शायद सारे अमीर लोग एक जैसे हैं, जो खुद में ही मसरूफ़ रहते हैं, मगर इन लोगों के मिजाज को देखते हुए शायद सब लोग तन्हा रहना ही पसंद करते हैं। कितने सवाल थे मेरे जहन में, सिर्फ और सिर्फ एक पुकार की वजह से। मैं समझ ही न सकी। मैं झुंझलाती हुई ये सोचती रही कि अगर समझ भी जाती तो क्या कर लेती। मुझे अब अगले दिन का इंतज़ार करना था, वो भी अगर मुझे मौका मिलता तो, क्योंकि वो औरत हमेशा उस बच्चे के सर पर मुसल्लत रहती थी। शायद उस औरत को पता था कि ये बच्चा मुझे कुछ बताना चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर नज़र रखती थी। मैंने सोच लिया था कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा, मुझे सब कुछ सोच समझ कर करना है। शायद वो बच्चा किसी मुश्किल में हो और मुझे अपना हमदर्द समझता हो। मैं अपनी ही मंतक बनाए जा रही थी, अपने ही ताने बाने जोड़े जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि हकीकत क्या है, और ये बात तो मैं भूल गई थी कि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मगर उस बच्चे से मुझे दिली वाबस्तगी हो गई थी। मुझे एहसास था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है, मगर परेशानी क्या हो सकती है इसका मुझे एहसास नहीं था। अगले दिन मैं वक्त से पहले ही उसके घर चली गई। घर जाकर मुझे खुशगवार हैरत का सामना हुआ। घर पर वो बच्चा अकेला था। मियाँ बीवी दोनों अभी बाहर शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मैंने जब तसल्ली कर ली कि यहाँ कोई नहीं है और मुलाजिम मुझे पानी देकर चले गए हैं, तो मैं जल्दी से बच्चे से मुखातिब हुई, तुम अब मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे जाने के बाद मुझे इतनी नरम आवाज़ में क्यों पुकारते हो? और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी वालदा जब आएंगी तो मैं उनको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ये बातें करते हुए मैंने उस बच्चे के चेहरे को बगौर देखा था, जिसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। वो काफ़ी संजीदगी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, अगर आपने मेरी माँ को ये सब बता भी दिया
तो वो आपका यकीन नहीं करेंगी और आपको भी पिछले 3 ट्यूशन वालियों की तरह इस जॉब से निकाल देंगी। और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने के बजाय अपनी तनख्वाह से ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर हैरान हुई, मगर मेरा सवाल वही था। मैंने कहा, तुम मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम मुझे क्यों पुकारते हो। मेरी बात सुनकर उसने अजीब ढंग में जवाब दिया, बस ये समझ लें कि जैसे आपको काम करने के आपको पैसे मिलते हैं, ऐसे आपको पुकारने के मुझे भी पैसे मिलते हैं। मैंने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? इस बात पर उस बच्चे ने कहा, यही मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे पढ़ाने आई हैं। आपने न जाने पुकार पुकार क्या लगा रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मेरा दिल किया कि अपना सर पीट लूं। इतना सा बच्चा मुझे कैसे बातों में घुमा रहा था। इससे पहले कि मैं उससे मजीद सवाल करती, मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब था कि उसके वालिदैन वापस आ चुके हैं। किताब खोलकर मैं उसको पढ़ाने लगी। मैं अपने जहन से इन सारी बातों को झटक चुकी थी। ये लोग मुझे पागल ही बना रहे थे। शायद इन लोगों का मकसद ही ये था कि अपनी ही ज़ात में लोगों को मुतवज्जा रखें। मैं सारी रात यही बात सोचती रही कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, उसके मिजाज से तो मैं वाकिफ़ थी, मगर उसके बाप की नज़रों में कुछ था जो मुझे चुभ रहा था। मेरा शक उस वक्त से ही साबित हुआ जब मैं अपनी तनख्वाह लेने के लिए उस औरत के पास गई, मगर उस औरत की जगह बच्चे के बाप को देखकर मैं छिटकी। लेकिन सामने वाले के तासुरात देखकर मुझे हैरत हुई। मगर फ़िलहाल मुझे उस वक्त काम था। अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके लिए मुझे तनख्वाह चाहिए थी। मैंने यही बात उस आदमी से कह दी। अभी मैं अपनी बात मुकम्मल ही कर पाती कि अचानक ही मेरे मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और मैं होशो हवास से बेगानी हो गई। दोबारा होश आया तो खुद के हाथ पांव बंधे हुए देखकर मेरे हवास उड़ चुके थे। मगर घर को पहचानते ही मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर मैं किसी साजिश का शिकार हूँ, क्योंकि ये वही घर था जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। तो इसका मतलब था कि इस घर वालों ने मुझे कैद किया था। मगर क्यों? कमर में दर्द होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से एक ही कैफियत में बंधी हुई हूँ। पता नहीं अम्मा क्या कर रही होगी, कितना परेशान होगी मेरे लिए, और उनकी तो तबीयत भी ख़राब थी। अम्मा का ख्याल जहन में आते ही मैंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। अचानक दरवाज़ा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मुझे हैरत हुई। ये कोई और नहीं बल्कि ये तो वही ट्यूशन वाला बच्चा था। मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए मैं कोई आवाज़ नहीं कर सकती थी। मगर आज वो 9 साल का बच्चा मुझे न जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें और उसकी चाल, उसके देखने का नज़रिया मुझे बहुत कुछ वाज़ेह करवा गया था। मैं अगर हिम्मत हार जाती तो बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो जाना था। मैंने हाथ पांव मारना शुरू किए तो वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने बैठा और मेरे मुंह पर से टेप हटाई। मैंने एक ही सांस में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? क्या मसला है? मुझे जाने दो, मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी। मेरी बात सुनकर वो अजीब अंदाज में हंसा और बोला, अरे उस्तानी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो मौका मिला है आपको फुर्सत से देखने का। उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरना चाहा, जो कि मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसका लहजा मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि उसने मुझे कैद किया हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो ट्यूशन पढ़ते हुए बहुत ही तमीज़ का मुजाहरा करता। बदतमीज़ और अकड़ू ज़रूर था, मगर अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करता था। संजीदगी से बात करना उसकी ज़ात का खासा था। लेकिन इस वक्त तो वो हर चीज़ को बालाए ताक रखकर मेरे सामने एक मर्द की तरह खड़ा था। मैंने हालात को समझते हुए उससे कहा, तुम चाहते क्या हो? ये क्या हरकत की है तुमने? मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, माँ की जगह हूँ। मेरी बात सुनकर वो तालियां बजाने लगा और पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर हंसते हुए बोला, उस्तानी जी, क्या मामा लगा रखा है? मैं तो माँ को मानता ही नहीं। आप मेरी माँ बनने चली हैं, और यहाँ क्यों रखा है आपको, ये भी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मेरा दिल किया कि छत फट जाए और मैं ज़मीन में समा जाऊँ। ये सब क्या हो गया था? ये तो मेरे महव गुमान में भी नहीं था। मैं अपने रब से दिल दिल में हम कलाम थी और उससे मदद की भीख मांग रही थी। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आने वाले शैतान को देखकर मुझे लगा कि अब हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। उस बच्चे का बाप भी मुझे उसी ढंग से घूर रहा था। मुझे अब सच में खौफ महसूस होने लगा था। एक तो मैं इस हालत के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरा ये सब जो मेरे साथ करने वाले थे उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ थी। न जाने क्या था जो मुझे हिम्मत बांधने और उम्मीद कायम रखने पर मजबूर कर रहा था। शायद मेरी साफ नीयत, जिसके बलबूते पर मैं यहाँ आई थी। उसके बाप के सामने भी मैंने हाथ जोड़े और उससे कहा कि मुझे यहाँ क्यों कैद किया है। तो उसने जवाब दिया, बहुत जल्दी तुम्हें यह पता चल जाएगा। ये बात कहकर वो दोनों बाप बेटे चलते हुए निकल गए। उनके कमरे से जाते ही
दो मोटे मोटे चूहे कमरे में आए, जिनको देखकर मेरी चीखें निकल गईं। वो जो मेरी तरफ मुतवज्जा थे और शायद काफ़ी दिन से भूखे थे, उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। मेरी आहू पुकार उन जालिमों के कानों में जा रही थी, मगर दोनों बाप बेटे सफ़ाक बने बैठे थे। बाहर से टेलीविज़न चलने की आवाज़ें मुझे बहुत बेचैन कर रही थी कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। जब ही मैं हिलते जुलते कुर्सी से गिरी तो एकदम वो दोनों चूहे भाग गए, मगर मेरे पांव जख्मी हो चुके थे और ये तकलीफ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अभी मैं एक अजाब से ही नहीं गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और वो दोनों बाप बेटा अंदर दाखिल हुए। मैंने उन्हें देखा तो उनके हाथों में दो बड़ी बड़ी बोतलें थीं, जिसके अंदर बहुत सारे काले चूहे थे। मैंने ये देखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। उन लोगों ने जैसे ही वो बोतल खोली, अचानक ही मैं होशो हवास से बेगानी हो गई। मेरी आंख खुली तो खुद को अपने घर पर पाया। काफ़ी देर समझ नहीं आई कि ये सब क्या हुआ है। अचानक सर में उठती हुई टीसों से मुझे एहसास हुआ कि सर पर पट्टी बंधी हुई है। आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ बैठी थी और उनके बिल्कुल साथ वो औरत जिसके बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, उस जालिम की बीवी और उस जालिम की माँ। उसे देखते ही मैं एकदम चीख उठी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि मेरी हालत देखकर मेरी माँ और वो औरत दोनों ही परेशान हो गई। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे थामना चाहा, जो कि मैंने झटक दिया, मगर मैं अम्मा के आगोश में छुप कर बैठ गई, जैसे वो मुझ पर फिर से चूहे फेंक देगी। उस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा शौहर जो कि एक नफसियाती मरीज है, दूसरे शहर में पागलों का इलाज करता है, मगर न जाने उसको क्या मसला है कि वो लोगों को तकलीफ देकर बहुत खुश होता है। उसका बाहर के मुल्क के डॉक्टर से इलाज चल रहा है। मुझे लगता था कि वो सही हो गया है, मगर मेरे बेटे में भी उसी बीमारी की शिकायत पाई जाती है। उन दोनों ने तुम्हारे साथ ये रवैया रखा। जब मैं मार्केट से वापस आई तो तुम्हारी चीखों पुकार सुनी और तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने शौहर और बेटे को पागल खाने भेज दिया है, वहाँ उनका मुकम्मल इलाज होगा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। ये कुछ रकम मैं तुम्हें इलाज के लिए देकर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आइंदा हमारी वजह से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। उस औरत के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक खौफ से कांपती रही। कुछ अरसे तक मैं इसी खौफ के ज़ेर असर रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आई। आज इस वाक़े को 2 साल हो चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर मैं किसी चूहे को देख लूँ तो वो वाक़या भूल नहीं पाती। मगर मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैंने सोचा नहीं था। कुछ अरसे बाद मेरा उस रास्ते से गुजर हुआ तो पता चला कि वो औरत भी एक बीमारी के सबब अस्पताल में दाखिल है, जिसका शौहर और बेटा मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, मगर अपने रब का शुक्र भी अदा किया कि उसने हमें तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान बनाकर दुनिया में भेजा, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए और अपनी मखलूक को तकलीफ़ ना देने का भी अजर हमें अदा किया। दूसरों को तकलीफ़ देने वाले कभी भी सुकून से नहीं रहते। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, मगर हम एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते और इसी हसद की बिना पर हम अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर लेते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।